Hello, good morning everybody. Myself Dr. Ravin Kumar, Department of Zoology. Today I discuss the BSc second year paper second, animal distribution, evolution and developmental biology. In this paper, I teach you Unit 3rd Developmental Biology. The developmental biology, developmental biology is the biology which deals with the developmental biology is the biology which deals with the development of embryo and their progressive changes into entire life span. The developmental biology deals with the two terms, embryonic development and blastogenic development. In embryonic development, we study the development of embryo, and their progressive changes. And in blastogenic development, the development by asexual reproduction, like bud fragments and regeneration. You know that the developmental biology and embryology, these are the two terms, but sometimes these are used in single term. But in these two terms, embryology and developmental biology, have some important differences. The developmental biology and embryology जैसा कि आप अगर हम हिंदी में बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसा विकासात्मक जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं, विकासात्मक जीव विज्ञान। और एम्ब्रायोलॉजी की बात करें तो इसको हम भ्रूण विज्ञान भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज भ्रूण विज्ञान। तो हम सबसे पहले एम्ब्रायोलॉजी की बात करते हैं। एम्ब्रायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बीच में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि एम्ब्रायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो में इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो? अब एम्ब्रियो क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि जब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें, गैमेटोजेनेसिस मीन्स व्हाट? गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट मीन्स व्हाट? गैमीट मीन्स मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जो सेक्स सेल्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स जो होते हैं, तो उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इट इज आल्सो नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस and second is the oogenesis.
फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो दिस इज द गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ से जब हम डेवलपमेंटल एम्ब्रायोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रायोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का निर्माण कैसे हुआ, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन के पश्चात, स्पर्म ओवा के फ्यूजन के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब मेल से स्पर्म का और दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवा, दोनों के फ्यूजन के पश्चात जो बनेगा दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिक का वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। अब इसके पहले हमें एक चीज़ और समझनी होती है कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से पहले हमें ये समझना होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैक पीछे से आपको जो बीएससी पार्ट 1 में आपने जो पढ़ा है उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, फ्यूजन ऑफ या मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों को जब मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज द पार्थेनोजेनेसिस। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दिस इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मैंने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल जो स्पर्म एंड ओवा का यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ, दिस इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर स्पर्म्स और ओवा दोनों मिलते हैं, मिलने के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसके आगे उसके नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस में ये यहाँ पर एक का डेवलपमेंट तो होता है, एक का डेवलपमेंट तो होता है, बट विदाउट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, यहाँ पर स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होता है, और इस प्रकार से एक का डेवलपमेंट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सी अर्चिन, इन्वर्टिब्रेट्स में सी अर्चिन है, इसके अलावा बहुत से इंसेक्ट हैं, इन सब के विषय में हम इसमें से जानते हैं। तो बेसिक चीज़ अब आती है कि अब हम जब, चूँकि जो फर्स्ट टॉपिक आपका है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जो फर्स्ट टॉपिक आपका है जिसके ऊपर हम आज आप डिस्कस करेंगे वो है एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक है आपका इस कोर्स में एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें कुछ इसके फंडामेंटल पॉइंट्स के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहली फर्स्ट थिंग ये है कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें, जो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी है, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, ये जाता है कार्ल, ये हैं कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर, इनको हम मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी का फादर कहते हैं। जबकि फाउंडर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी जो हैं हैंस स्पीमैन, हैंस
स्पीमैन ये जो है फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी इनके विषय में, चूँकि हम स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसके हिस्ट्री के विषय में भी थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें कि सबसे पहले अरिस्टो ने ये कहा था कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो का जो विकास है वो मदर के मेंस्ट्रुअल ब्लड से होता है। तो उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए और अपनी अपनी बात कहते हुए जो आज मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है उस मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के लिए के.ई. वॉन बियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके विषय में बताया। अब कई जगह ये देखा जाता है कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है और एम्ब्रियोलॉजी, इसमें से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एम्ब्रियोलॉजी है, मैंने जैसा भी आपको बताया था, एम्ब्रियोलॉजी में सिर्फ आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपको देखना है। जबकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ में उसके द्वारा डेवलपमेंट का जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है उसके साथ उस पर्टिकुलर एनिमल की लाइफ स्पॉन में, मतलब उसके पूरे जीवन में घटित होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का, जैसे मान लिया उसमें से जो भी उसके अंदर स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, उन सभी चेंजेस के विषय में भी हमको उसकी जानकारी प्राप्त करना होता है। उसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। और ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एस्पेक्ट है। इसके अंतर्गत हम उसके जेनेटिक्स का, उसके बायोकेमिकल, बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल एंड मार्फोजेनेसिस चेंजेस, जो भी उसकी मार्फोजेनेसिस चेंजेस होते हैं उनके विषय में हम मार्फोजेनेसिस, जो भी उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो भी चेंजेस होते हैं उनके विषय में भी हम स्टडी करते हैं, उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब अगली थिंग्स ये आती है कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट इज़ अ वर्ड, ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो वर्ड है ये इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, 2 मीनिंग इसके होते हैं। और ये दोनों मीनिंग्स जो हैं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसमें जो पहला इसका मीनिंग है वो मीनिंग है ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। जब हम इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट मीनिंग इज द ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। एंड सेकेंड वन इज द फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की अगर हम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है। जैसे आपको बीएससी पार्ट 1 में या इंटर में आपने पढ़ा होगा ऑन्टोजेनी, आपने पढ़ा होगा एक टर्म अक्सर ये यूज होता है, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। इट मीन्स व्हाट? मतलब कहने का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल आदमी जब उसका विकास होता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है तो अपने पूर्वजों के लक्षणों को लेते हुए उसका विकास होता है। मतलब उसके जो पूर्वज के जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो उसकी होती है, पूर्वजों के लक्षण उसके अंदर आते रहते हैं। इसको हम ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। और ये हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, HACKEL, हैकेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था। और इसी लॉ को और आगे इंटरप्रेट करके फिर उन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं। इसी नियम के पश्चात एक बायोजेनेटिक लॉ का भी विकास हुआ था।
बायोजेनेटिक लॉ, इसको मैं आगे फर्दर आगे बढ़ाऊंगा भी। मैं फिलहाल मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, फाइलोजेनेटिक जो डेवलपमेंट है, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जैसा कि आप जानते हैं इवोल्यूशन क्या होता है, जो क्रमिक विकास, धीरे धीरे जो विकास हो रहा है, उस विकास में जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लिया कोई एनिमल है, उस एनिमल के अंदर जब उसका रिप्रोडक्शन हुआ तो कुछ जनरेशन्स में दूसरी तरह से उसके अंदर विकास था, धीरे धीरे उसके अंदर कुछ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स बनते गए और उन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के पश्चात धीरे धीरे क्रमिक विकास होता गया, और उस प्रकार से हम उसके अंदर देखते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक, जो उसका जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तरह से एनिमल का विकास होता रहता है। इसको हम फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट हो गए और ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट हो गए, दो प्रकार के डेवलपमेंट हो गए। इसके पश्चात हम चूंकि स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ब्रांचेज ऑफ, कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके अंतर्गत हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो स्कोप है बहुत ही ब्रॉड स्कोप है आज के समय में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो स्कोप की अगर हम बात करें तो ये मतलब अगर हम ये ह्यूमन को, तो ह्यूमन के साथ साथ उसके लाइव स्टॉक को, जो भी उसका लाइव स्टॉक है उसके साथ साथ दोनों के लिए हम उसकी बात करते हैं, ह्यूमन के लिए और उसके लाइफ स्टॉक की बात करते हैं। और इसमें से इनके वेलफेयर की हम बात करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के हम ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मेल फॉर्मेशन हो, किसी प्रकार कोई डिफेक्ट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई मैलिग्नेंट टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है, या उसमें एजिंग का डेवलपमेंट, एजिंग वगैरह के जो करेक्टर्स होते हैं, इनकी स्टडी करने के लिए हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट थिंग इज द ब्रांच ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके अंतर्गत हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ब्रांच इज द डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी। सबसे पहली जो ब्रांच है, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी। इसके अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसका जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस डेवलपमेंट के अंतर्गत उसके जो भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का, मॉर्फोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, उनका हम डिस्क्रिप्शन रखते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए आपने बीएससी पार्ट 1 में देखा होगा या इसके फर्स्ट पेपर में आपने देखा होगा, जैसे किसी भी जो साइंस, जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, मतलब जूलॉजी या बॉटनी की बात करते हैं, तो बिना क्लासिफिकेशन के हम कोई चीज़, किसी चीज़ की स्टडी नहीं करते। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है उसका स्ट्रक्चर, मतलब जो एनिमल आपका है वो उसका एनिमल का कैसा, उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉर्फोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोलॉजी उसकी कैसी, उसका शेप एंड साइज कैसा है, इन सब चीज़ों के विषय में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। जब मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की बात करते हैं तो जो भी एनिमल हमारे पास है, जो भी इंडिविजुअल एनिमल है, अगर उसका हम क्रमिक विकास देख रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से चेंजेज हुए, और उन चेंजेज को हम लिख के रखते हैं, मतलब उनको उसका एक डिस्क्रिप्शन बना के रखते हैं, ताकि हम अगली पीढ़ी में, मतलब जब जो भी एनिमल का विकास जो हो रहा है, जो क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके अगली पीढ़ी आने के पश्चात हम उसके अंदर देखते हैं क्या वो परिवर्तन जो हुए हैं वो हमें दिख रहे हैं, उन परिवर्तन के विषय में उसका हम डिस्क्रिप्शन अपने पास लिख के रखते हैं, और वो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। सेकेंड ब्रांच इज द कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी। सेकेंड इज द कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम यहाँ पर जो भी एनिमल है, जो भी एनिमल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में आपस में हम कंपैरिजन करते हैं। कोई भी एनिमल ग्रुप है
उस एनिमल ग्रुप का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके विषय में हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन इन सेंस ये है कि मान लिया उनके अंदर जो भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस वजह से हम उस पर्टिकुलर एनिमल की हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंस हुए हैं, कौन कौन से सिमिलरिटीज़ हुई, कौन कौन से डिफरेंसेस हुए हैं, उनके विषय में आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और इस प्रकार से हम इसका कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी का उपयोग करते हैं। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी। थर्ड ब्रांच इज द एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट के दौरान हम ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा इंडिविजुअल है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी, उस पर्टिकुलर एनिमल के एक्सपेरिमेंट के पश्चात हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस इज़ द बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है तो हमको कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, किस मान लिया सपोज करिए कोई एनिमल है, उस एनिमल के लिए हम उसके एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं और एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के पश्चात हम उसके एम्ब्रायोलॉजी का स्टडी करते हैं। इस प्रकार से हम उसके अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की स्टडी करते जाते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट थिंग इज द केमिकल एम्ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द केमिकल एम्ब्रायोलॉजी। केमिकल एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल एनिमल है, उस एनिमल के अंदर जब डेवलपमेंट हुआ है तो कौन कौन से ऐसे चेंजेज आए हैं जिनकी वजह से हम उसको देखते हैं और उनके आधार पे हम उसकी स्टडी करते रहते हैं। और नेक्स्ट वन इज द टेरेटोलॉजी। फिफ्थ इज द टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी टेरेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल फॉर्मेशन, मेल फॉर्मेशन, मेल फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी डिफेक्ट ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाना। डिफेक्ट ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाना। कभी कभी हम देखते हैं, नेचर में देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं, मान लिया किसी बफेलो का, किसी काऊ का, एंड इवन इन ह्यूमन इन नेचर, ह्यूमन में भी देखते हैं। कभी कभी जब कोई बेबी होता है, कोई बेबी का बॉर्न होता है तो देखते हैं उसके अंदर कुछ अजीब से स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के बनने के पश्चात या तो उसकी डेथ हो जाती है या किसी प्रकार से वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये जो एक प्रकार से डिफेक्ट ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट हो जाता है, इसको पता लगाने के लिए हम टेरेटोलॉजी की स्टडी करते हैं और इसमें टेरेटोलॉजी में जो मेल फॉर्मेशन होता है, जो डिफेक्ट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उसके विषय में हम स्टडी करते हैं। और ये जो बर्थ डिफेक्ट होता है, जो बर्थ डिफेक्ट होता है उसको हम टेरेटोजेंस कहते हैं। जो बर्थ डिफेक्ट है, दिस इज आल्सो नोन एज द बर्थ डिफेक्ट। और ये जो डिफेक्ट होता है ये टेरेटोजीन्स की वजह से होता है। और ये जो टेरेटोजीन्स होता है, ये टेरेटोजीन्स की वजह से उसके अंदर कई प्रकार के चेंजेज आ जाते हैं जिनकी वजह से वो एनिमल या तो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए अलग अलग प्रकार की ब्रांचेज हैं जिनके द्वारा हम इसकी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग किस में आता है, जो एक हमने इसमें केमिकल एम्ब्रायोलॉजी आपको बताया था। केमिकल एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत उस पर्टिकुलर एनिमल की लाइफ में जो उसके बायोफिजिकल या जो उसके किसी प्रकार के जो उसके बायोकेमिकल चेंजेज हो जाते हैं, इन सभी चेंजेस की हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी 5 ब्रांचेज हैं जिनके आधार पे हम एम्ब्रायोलॉजी की अलग अलग प्रकार की एम्ब्रायोलॉजी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द इसका स्कोप क्या है। ये तो हो गई, इसकी ब्रांचेज हो गई। नेक्स्ट थिंग इज द स्कोप ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ मेंटल बायोलॉजी, किसी भी साइंस को पढ़ने का जो मेन मकसद होता है वो ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन काइंड के लिए होता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है। और चूँकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी विकासात्मक जीव विज्ञान है, जिसके आधार पर इस यूनिवर्स में जो भी पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, जो भी
उनके विषय में उनके वेलफेयर के लिए उनके अच्छे से उनके अंदर डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है वो है साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। Second is the medical significance. And third one is the ecological significance. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इन तीन एक्सपेक्ट के आधार पर, इन तीन पॉइंट्स के आधार पर हम इसके स्कोप को देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस में सबसे फर्स्ट थिंग आती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस में सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है, दिस इज द ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। फर्स्ट है ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। उसके आधार पे हम उस पर्टिकुलर, जैसे मान लिया सपोज करिए हमें कोई हमारे पास काऊ है, उस काऊ का डेवलपमेंट हमको देखना है। जैसे मान लिया सपोज करिए कोई हमारे पास देसी गाय है और उसके अंतर्गत क्या देखेंगे हम कि उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन जो उसके अंदर हो रहा है, उसको हमको कंट्रोल रिप्रोडक्शन करना है। ये भी इसी का एक एक्सपेक्ट है। कंट्रोल डेवलपमेंट, कंट्रोल रिप्रोडक्शन जो है इसका एक एक्सपेक्ट है जिसको हम मेडिकल सिग्निफिकेंस में यूज करते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है उसके अंतर्गत क्या क्या विकास हुआ है, क्या विकास का क्रम क्या है। जैसे मान ले सपोज करिए अगर हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम फाइलम वाइज बात करें तो फाइलम, सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ का विकास हुआ, उसके बाद पोरीफेरा, देन धीरे धीरे क्रमिक विकास होता हुआ इकायोडर्मेटा तक पहुंचा। उसके पश्चात लोअर कॉर्डेट्स का विकास हुआ और उसके पश्चात पाइसेज, एम्फीबिया, एवीज, रेप्टेलिया एंड देन लास्ट में मैमिलिया का विकास हुआ। और आज के समय में कई जो मैमल्स में हैं, जो ह्यूमन और ह्यूमन लाइफ स्टॉक की अगर हम बात करें, उसके अंतर्गत जो भी हम डेवलपमेंट देखते हैं, उस डेवलपमेंट के लिए आज हमारे साइंटिस्ट अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जिसके आधार पे हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। जैसे आपको एक जनरल टर्म में आपको पता होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये उसका मेडिकल सिग्निफिकेंस है। मेडिकल सिग्निफिकेंस में भी अगले उसमें बात करेंगे, अगले हेड पे बात करेंगे। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे माता पिता जिनको किसी प्रकार की संतान नहीं हो रही, किसी प्रकार के कोई ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहा है, नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे मेडिकल की जो टीम्स होती हैं, वो उनके स्पर्म्स और ओवा को प्रिजर्व करती हैं और प्रिजर्व करने के पश्चात उसका फ्यूजन करवाते हैं। फ्यूजन करवाने के पश्चात उनके बॉडी के अंदर फिर से उसको ट्रांसप्लांट करते हैं और इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर हम इसको अदर सेंस में अगर बात करें, जैसे मान लिया लाइफ स्टॉक की अगर बात करते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रकार के आजकल आप लोग देखते होंगे गवर्नमेंट के अलग अलग वेलफेयर्स में चलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि एक गवर्नमेंट का एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या करता है गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, पशुपालन विभाग के क्लिनिक्स होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि सीमेन को प्रिजर्व करके वो लोग रखते हैं, सीमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं। और वो सीमेन क्या होता है कि वो सीमेन बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, जहाँ पर जो है अच्छे किस्म के बफेलोज़ के और काउज़ के अच्छे किस्म के, वहाँ पर अच्छी नस्लों के वहाँ पर जो है
उनके मेल इंडिविजुअल को रखा जाता है और फिर उसका वहाँ पर सीमेन को निकाला जाता है। उस सीमेन को निकालने के पश्चात उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -70 डिग्री सेल्सियस पे उसको फ्रीज कर दिया जाता है और फ्रीज करने के पश्चात उससे छोटे छोटे एम्पुल बना लिए जाते हैं और उनको फिर जो है जगह जगह पे भेजा जाता है। जो उनके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है वो लोग वहाँ पर ले जाते हैं और ले जा करके उस सीमेन को उस पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल है, चाहे वो काऊ हो या बफेलो हो या एवरीथिंग, जिसका हमें रिप्रोडक्शन करवाना है, जिसका हमें फर्दर ग्रोथ करवाना है, उसके अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस प्रकार से हमें एक डिजायर्ड अमाउंट का, मतलब हमें जो डिजायर चाहिए, मान ले सपोज करिए देसी गाय है, उसका जो बच्चा है, छोटा बच्चा उसका होता है या उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है और हमें क्या चाहिए कि हाई क्वालिटी का उसका जो ऑफस्प्रिंग है, जो उसका बच्चा है वो हाई क्वालिटी का बच्चा उसके अंदर डेवलपमेंट हो और उसके अंदर हमको बहुत ही हाई क्वालिटी का जो मिल्क प्राप्त हो। और उस मिल्क में जैसे आजकल क्या साइंस ने क्या दिया, साइंस ने हमें ये दिया कि जो भी हमें डिजायर चाहिए, हमें जो भी डिजायरेबल है उस चीज़ को उसके अंदर हम इंसर्ट कर दें। इंसर्ट कराने के पश्चात उस चीज़ को अगली जनरेशन पे ले जाकर के उसको हम प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, हमें प्रोटीन खाना है, तो प्रोटीन खाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको जो चीज़ हमें चाहिए उस पर्टिकुलर आर्गन के अंदर, मान लीजिए सपोज करिए व्हीट है, गेहूँ है, गेहूँ के अंदर कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल्स, कितना आयल्स है, कितना एवरीथिंग जो भी उसके अंदर है, उन सब चीज़ों में हम उसको क्या करेंगे कि प्रोटीन का परसेंटेज अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे उसके जीन लेवल पे जाकर के उसके अंदर कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे ताकि उसके अंदर प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ जाए। उसी प्रकार से डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी हम अपना जो डिजायर्ड, हमें जो डिजायर्ड चाहिए, जो हमें डिजायरेबल है, जिसके जो हमें आवश्यक है, जो आज के नेचर में जो आज सर्वाइव कर सके, उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के अपना काम करते रहते हैं। तो उसमें जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट है उसमें ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट, उसमें किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि हम उसके पर्टिकुलर जो उसका डेवलपमेंट हुआ है उसका हम उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, बी है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट ये भी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस में आता है। हम जैसे हम जानते हैं कि जैसे मान ले सपोज करिए हम किसी की फाइलोजेनी या किसी की हिस्ट्री की हम अगर पहचान करना चाहिए, या ह्यूमन पेडिग्री की अगर हम बात करें, ह्यूमन एनालिसिस की बात करते हैं, तो उसके फादर, मदर, देन उसके ऑफस्प्रिंग्स, और फिर अगर इनकी स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं कि इसकी मदर का जो ऊपर की एनालिसिस है, मदर कहाँ की है, मदर की मम्मी पापा कौन है, इसकी जो एवरीथिंग जो सब कुछ हम स्टडी करते जाते हैं। इस प्रकार की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर पाते क्या है कि किसी प्रकार का क्या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं इसकी जनरेशन में आ रही है। ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी अगर आती है तो उसको हम पकड़ने के लिए उसको हम फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के आधार पे उसको हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अगर मान लिया सपोज करिए कोई एनिमल है, उसके बीच में उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सेट करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में उसकी जो हिस्ट्री है, उसके किसी पूर्वजों के अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी जो इसके अंदर आ रही है, फिर उसको हम वहाँ से डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा नेक्स्ट थिंग इज द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। थर्ड वन इज द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो उसका क्रमिक विकास हो रहा है, जो उसके अंदर जो विकास हो रहा है, जो एनिमल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई वेस्टिजियल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो नहीं हो गया। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, ऐसा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो उसके अंदर एक्स्ट्रा बन गया हो, जिसकी वजह से उसमें जो किसी प्रकार का कोई चेंजेज आ रहा हो, इन सब चीज़ों का भी देखते हैं। जैसे मान ले सपोज करिए आप नेचर में अक्सर आप देखते होंगे कि आप नेचर में देखते हैं कि वेस्टिजियल आर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे मान लिया सपोज करिए आप जैसे मान लिया म्यूटेशन की बात करें, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर म्यूटेशन है। म्यूटेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो म्यूटेशन में हम देखते क्या है कि नेचर में अलग अलग प्रकार की अपने आप को एनिमल अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, उसके नेचर के द्वारा वो चेंज होता रहता है। और इस प्रकार का म्यूटेशन हम सबसे ज़्यादा किस में, इंसेक्ट केस में देखते हैं। इंसेक्ट केस में देखते हैं वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते
जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जब यहाँ पर किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके अंदर किसी प्रकार के क्या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कोई डेवलपमेंट हुआ है, उनके विषय में हम जानकर उनके विषय में हम देखते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम कई प्रकार के हम ये भी देखते हैं कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसके अंतर्गत हम उसके ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रीजनरेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रीजनरेशन इसके विषय में भी मैं अध्ययन करते हैं। उसके अंदर उसके पूरे लाइफ स्पान में हम ये देखते हैं कि उसकी किसी सेल की कितनी ग्रोथ हुई। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है क्या, एम्ब्रियोलॉजी से क्या डिफरेंस है उसका, उसके अलावा उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उसका स्कोप क्या है, इसके विषय में मैंने आपको आज बताया है। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा इसके आगे का फर्दर आपको बताया जाएगा। दैट्स ऑल, गुड डे।